चलिए बच्चे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने लास्ट जो स्लाइड थी वो एंड की थी। ठीक है, आज हमने पढ़ना है HRCT। अब HRCT के बारे में आपको पहले से थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कि HRCT में हम क्या करते हैं, हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। लेकिन हम ये नॉन कंट्रास्ट इमेजेस होते हैं, कंट्रास्ट इमेजेस नहीं होते। ठीक है, कि जब भी हम HRCT करते हैं वो किसी भी आप ऑर्गन के लिए कर रहे हैं, स्पेशली जो हम करते हैं वो लंग्स के लिए करते हैं। इसके बाद हम PNS वगैरह के लिए भी कर सकते हैं। तो ये नॉन कंट्रास्ट या फिर जिसको हम प्लेन सिटी कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास नॉर्मल एनाटमी है। अब हमने वही चीजें जो हम रीजनल इमेजिंग में देखते हैं या एनाटमी में देखते हैं, वही हमने क्या करना होता है कि अपनी जो मोडेलिटी है, चाहे वो आपके पास अल्ट्रासाउंड है चाहे वो सिटी है, आपने उस पर उसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ब्रोंकोवास्कुलर बंडल। अब हमें ये पता है कि वो हमें नॉर्मली एनाटमी में किस तरह से नजर आता है। ठीक है, लेकिन हमें वो सीटी पे कैसा नजर आएगा जब हम उसका HRCT करें या जब हम इसकी लंग विंडो ले रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमें जो वेसल्स नजर आ रही है। ठीक है, अब हमें वेसल्स यहाँ पे नजर आ रही है। नॉर्मल अगर वेसल्स हमें पता चलेंगी कि कहाँ पे है और किस तरह की नजर आएगी, तो फिर ही हम उसमें एब्नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि ये आपके पास, अब ये वाली जो वेसल है ये क्या है, जिसमें आपको एयर नजर आ रही है, वो आर्टरी या वेन तो नहीं होगी, ऐसे ही है ना, क्योंकि उसके अंदर आपको एयर नजर आ रही है, तो वो क्या है, एयरवे चैनल होगा। ठीक है, जो आपको व्हाइट नजर आ रही है वो आपको वेसल नजर आ रही होगी। ठीक है, फिर हमने वेसल को भी जब देखना है तो हमने वेन और आर्टरी दोनों को डिफरेंशिएट करना है। वो भी आपको मैं बताती हूँ कि हमने किस तरह से उसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाला जो लंग्स का एरिया ना, ये थोड़ा सा ब्लर आ रहा है क्योंकि पेशेंट ने सांस जो है वो बहुत अच्छे से नहीं रोका, इट्स मीन। तो इस वजह से यहाँ पे जो है वो हमें थोड़ा सा ब्लरिंग आ रहा है, लेकिन इतना ज्यादा मोशन आर्टिफैक्ट नहीं आ रहा। बाकी जो इमेज है वो क्लियर है। अब सेप्टा क्या होता है, लंग्स में जो सेप्टा होता है उसने क्या करना होता है, लंग्स को डिफरेंट लोब्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाली जो लाइन आ रही है बारीक सी, ये सेप्टा है, लेकिन आगे ये हमें ट्रेस होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मीन्स कि इस इमेज में ये हमें इतना ही नजर आ रहा है। ठीक है, अब पल्मोनरी आर्टरी, अब पल्मोनरी आर्टरी और वेन दोनों में आपने डिफरेंस देखना है। अब यहाँ पे जो डॉटेड हमें इस तरह से नजर आ रही है, जैसे ये है छोटी छोटी, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये डिवाइड होती है इनटू 2 इक्वल ब्रांचेस में। जैसे हम यहाँ पे भी देखें तो ये जो है, ये आर्टरी डिवाइड हो रही है 2 इक्वल ब्रांचेस में। ठीक है, लेकिन वेन ऐसे नहीं होगी। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि ये आर्टरी है, वो डिवाइड होगी 2 इक्वल ब्रांचेस में। ठीक है, ये आर्टरी है तो ये 2 इक्वल ब्रांचेस में डिवाइड होगी। अब पल्मोनरी वेन्स में क्या होता है, वो डिवाइड नहीं होगी, उसमें से स्मॉल ब्रांचेस निकलेंगी, और वो स्मॉल ब्रांचेस जो है वो किसको सप्लाई करती हैं, ब्रोंकाई को। मींस कि ईच ब्रोंकाई के लिए एक इंडिपेंडेंट जो है वो पल्मोनरी वेन होती है या वेन की ब्रांच होती है। जैसे हम यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपके पास पल्मोनरी वेन थी, उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, वो आगे जो है वो फर्दर जो है वो उस पार्ट को जो है सप्लाई करेंगे। लेकिन आर्टरी जो है वो 2 इक्वल ब्रांचेस में डिवाइड होगी, फिर आगे वो ब्रांचेस देगी। तो ये वेन और आर्टरी में डिफरेंस होगा। वेन ने कभी भी इक्वल ब्रांचेस में डिवाइड नहीं होना, उसने छोटी छोटी ब्रांचेस देनी है और इसी तरह से जाके उसका वो जो सारा चैनल है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, जहां तक उसने सप्लाई देनी है। आर्टरी ने 2 में डिवाइड होना है और साथ में फर्दर जो है वो छोटी ब्रांचेस देगी। अब नॉर्मल जो फिशर होते हैं वो हमें किस तरह से नजर आते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमें फिशर नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये फिशर हमें नजर आ रहा है तो ये नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, ये हम कैसे पता चलेगा। लेस देन 1 mm थिक होना चाहिए। अगर इसकी थिकनेस जो है वो 1 mm से ज्यादा होगी तो फिर ये abnormal होगा। ठीक है, स्मूथ कॉन्टोर होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ हमें उसकी लाइन नजर आ रही है। यूनिफॉर्म थिकनेस होनी चाहिए, यहाँ से पे अगर देखो और यहाँ पे भी देखो तो इसकी यूनिफॉर्म थिकनेस होगी तो ये नॉर्मल होगा। ठीक है, और उसके बाद शार्पली डिफाइंड है कि हमें उसकी पूरी की पूरी जो मतलब लाइन है स्टार्ट से लेके एंड तक वो नजर आ रही है, तो इट्स मीन कि ये नॉर्मल फिशर है।
अगर ये सारे जो पैरामीटर्स हैं ये पूरे नहीं आ रहे तो फिर वहां पे एब्नॉर्मैलिटी होगी। अब हम कहते हैं कि जो हमारे पास सेप्टल थिकनिंग होती है, अब स्मूथ, अब इसमें या तो हम कहते हैं कि जो लिम्फेटिक स्प्रेड होता है किसका, ट्यूमर्स का होता है या एब्नॉर्मैलिटी का होता है, ठीक है, या मैस का होता है। अब यही होता है कि कहीं पे कोई मैस पड़ा हुआ, उसके जो लिम्फ नोड्स हैं वो भी लार्ज हो गए हैं, वो किस वजह से होते हैं। या हम ये कहते हैं कि जैसे आपको कानों में दर्द हुआ है या कुछ ऐसा, तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी नेक के एरिया में आपको क्या होता है, ऐसे नोड्यूल टाइप का स्ट्रक्चर जो फील होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जो इस एरिया के लिम्फ नोड्स हैं, जब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ईयर में इन्फेक्शन हुआ, उसी वजह से आपको पेन हो रहा है, ठीक है, जब वो इन्फेक्शन हुआ तो इस एरिया की जो इसकी सराउंडिंग एरिया है वहां पे जो लिम्फ नोड्स थे वो इनलार्ज हो जाती है, ठीक है। तो फिर क्या है, अब जैसे ही कहीं पे कोई ट्यूमर होगा तो उसकी वजह से जो उसका लिम्फेटिक स्प्रेड है या उसका जो लिम्फेटिक चैनल है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो उस एरिया के या उससे रिलेटेड जो एरिया आ रहा है वहां पे जो लिम्फ नोड्स होते हैं उन पे भी इफेक्ट आता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि यहाँ इन्फेक्शन हुआ तो वहां पे जो लिम्फ नोड्स हैं वो इनलार्ज हो गए। अब ये जो लिम्फेटिक स्प्रेड है ट्यूमर्स का, ये कैसा हो सकता है, या तो यूनिलेटरल हो सकता है या फिर एसिमेट्रिक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लूरल फ्यूजन में क्या होता है, फ्लूइड जो है वो कलेक्शन हो जाती है, ठीक है, उसके साथ भी लिम्फेटिक स्प्रेड हो सकता है, ये जो लिम्फ नोड्स है उन पे इफेक्ट आ सकता है, ठीक है। कोई नोड्यूल पड़ा हुआ है उसकी वजह से हो सकता है लंग्स या स्टमक या ब्रेस्ट या प्रोस्टेट या लिम्फोमा टाइप के कोई भी ट्यूमर है, मीन्स कि वो लंग्स का कोई ट्यूमर है या ब्रेस्ट का या स्टमक का है या प्रोस्टेट का किसी भी एरिया का ट्यूमर है, तो उसकी वजह से लिम्फ नोड्स पे इफेक्ट होगा, क्योंकि जो लिम्फ की प्रोडक्शन हो रही है उस पे इफेक्ट हो रहा है, इसी वजह से लिम्फ नोड्स जो है वो इनलार्ज होते हैं, ठीक है। जैसे ही आपका वो इन्फेक्शन जो है वो डिजीज जो है वो खत्म होगी, वो दोबारा अपनी पोजीशन में चले जाएंगे, ठीक है। पल्मोनरी एडिमा में क्या होता है, एडिमा जो है वो फ्लूइड की एक्युमुलेशन होती है, ठीक है। तो पल्मोनरी है तो मीन्स के हमारे पास लंग्स का एरिया वहां पे, ठीक है। तो अब ये सिमेट्रिक होगा तो इट्स मीन कि दोनों साइड पे इक्वल है, एसिमेट्रिक होगा तो किसी एक जगह पे हो सकता है दूसरी जगह पे नहीं है, उसके ऑपोजिट, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ हो सकता है, या तो सिमेट्रिक हो सकता है या फिर लंग बेसिस पे हो सकता है या फिर प्लूरल इफ्यूजन जहां जिस तरह से होती है उस तरह की भी इसकी अपीयरेंस हो सकती है, ठीक है। अब इन केसेस में हमारे पास क्या होता है कि जो लोब्स के दरमियान में सेप्टा है, जो अभी हमने पीछे पढ़ा है कि वो नॉर्मल हमें कैसा नजर आता है, उसकी थिकनिंग हो सकती है, ठीक है। अगर वो थिक हो रहा है तो फिर हम देखेंगे कि उसके साथ एसोसिएटेड कौन सी डिजीज है, किसकी वजह से ये थिक हुआ है। डेफिनेटली वो जो सेप्टल थिकनिंग हो रही है वो किसी ना किसी वजह से होगी, वैसे तो वो नॉर्मल होगा। अब सेप्टल थिकनिंग और किस वजह से हो सकती है, नोड्यूलर, तो इट्स मीन कि जो सेप्टल थिकनिंग हो रही है उसमें हमें नोड्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। स्मूथ का ये मतलब था कि वो थिक था लेकिन स्मूथ कॉन्टोर ही था, ठीक है। लेकिन अगर नोड्यूलर है तो इट्स मीन कि वहां जो सेप्टल थिकनिंग हुई है उसके साथ हमें छोटे छोटे नोड्स या उसके जो आप ये कह लें कि जो उसकी प्लेन है वो हमें स्मूथ नजर नहीं आ रही, उसके जो मार्जिन है वो हमें स्मूथ नजर नहीं आ रही, ठीक है। ये भी डिफरेंट डिजीजेस की वजह से होता है, जैसे हम कहते हैं लिम्फेटिक स्प्रेड है या सिलिकोसिस है या सार्कोइडोसिस है या फिर अपर और मिड जोन में। अब ये सार्कोइडोसिस जो होती है ये भी इन्फेक्शियस डिजीज है, अब ये डिफरेंट जगह या डिफरेंट एरिया में हो सकती है। जोन क्या होता है कि हम उसको डिफाइन कर देते हैं कि ये वाला जोन है, ये जैसे हम कहते हैं लोअर जोन है या मिडल जोन है या अपर जोन है, ठीक है। आप किसको डिफाइन कर रहे हैं, चेस्ट कैविटी को या हम लंग्स को कहते हैं, ठीक है। अब उसी में हम कहते हैं कि अपर और मिड जोन में हो सकते हैं, ठीक है। अब ये है डिफरेंट टाइप के कि आपके पास जो डिजीज है वो किस जगह पे अपेयर हो रही है और उसके साथ जो एसोसिएटेड सेप्टल थिकनिंग हो रही है वो किस टाइप की है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ इस डायग्राम में देखें तो ये आपको सेप्टा नजर आ रहा है और इधर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमें सेप्टा नजर आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ये वाला सेप्टा देखें तो क्या ये आपको वैसे ही नजर आ रहा है जैसे हमने पीछे देखा था,
नहीं। और उसके बाद ये थिक तो है, प्रोमिनेंट तो है, लेकिन इसके जो मार्जिन है वो भी स्मूथ नहीं है। उसकी जो बाउंड्री बन रही है या उसकी जो लाइन बन रही है वो स्मूथ नहीं है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे हम देखें तो ये थोड़े थोड़े बाहर और अंदर की तरफ इस तरह से हमें निकलते हुए, और थोड़ा सा ये क्या है, नोड्यूल टाइप स्ट्रक्चर जिसके ऊपर नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नोड्यूलर टाइप का सेप्टल थिकनिंग। ठीक है, और इसके साथ अब हम देखेंगे हमें सेप्टा की थिकनिंग मिल गई, और वो उसकी ये भी हमने देख ली कि वो किस टाइप की है, स्मूथ है या फिर नोड्यूलर है। तो फिर हम देखेंगे इसके साथ एसोसिएटेड कौन सी डिजीज है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि जो सेप्टल थिकनिंग है वो इरेगुलर है, कहीं पे थिक है, कहीं पे थिन है, कहीं पे ज्यादा थिक है। जैसे हमने कहा था कि इसकी जो थिकनिंग है या थिनिंग है, उसका जो आपके पास थिकनेस आ रही है वो सारी की सारी एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर वो इरेगुलर है तो फिर इसका ये मतलब है कि वो सेम नहीं है हर जगह से। वो भी डिफरेंट डिजीज की वजह से हो सकता है, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस की वजह से हो सकता है, या फिर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। उसके बाद डिफरेंट ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है, या फिर ऑक्यूपेशनल डिजीज भी हो सकती है। अब ऑक्यूपेशनल डिजीज का क्या मतलब है? कुछ मतलब आप ये कह लें कि कुछ ऑक्यूपेशन जो है या हमारे काम जो है वो इस तरह के हैं जिसकी वजह से एसोसिएटेड डिजीज होती है। जैसे कुछ लोग हैं जो माइनिंग वगैरह का काम करते हैं, या जो कार्बन की जो माइंस वगैरह होते हैं उनमें काम करते हैं, उनके साथ लंग्स की बहुत ज्यादा एसोसिएटेड डिजीजेज हैं जो पेशेंट्स को होती हैं। कुछ जो है जो आयरन की फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं, उनको भी कुछ एसोसिएटेड डिजीजेज जो होती हैं। ठीक है, अब ये नहीं है कि एक ऑफिस में बैठा हुआ उसके ऑक्यूपेशन के साथ अब उसको क्या हो, उसको भी हो सकती है कि अगर आप ऑल टाइम चेयर पे बैठे हुए तो आपको उससे रिलेटेड डिजीज होगी। ठीक है, अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जो आप काम कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंट के ज़रात या फिर उसका जो इफेक्ट है वो आपके एयर में आ रहा है, तो फिर आपको लंग्स से रिलेटेड डिजीजेस होंगे। ठीक है, अब फाइब्रोसिस क्या होता है? 60% लंग फाइब्रोसिस, इसमें क्या होता है, 90% जो होते हैं जो पेशेंट्स हैं उनकी हनीकॉम अपीयरेंस होती है। हनीकॉम अपीयरेंस ये इस तरह की। ठीक है, कि लंग्स जो है वो 90% जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और उनमें कुछ जो परसेंट होती है 10% सिर्फ जो इसमें नॉर्मल हमें टिश्यूज नजर आ रहे होते हैं, बाकी सारी जो है वो हनीकॉम अपीयरेंस नजर आ रही है जब इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो पेशेंट को। ठीक है, अब ये ज्यादा किसकी वजह से होते हैं? इंटरस्टिशियल निमोनाइटिस की वजह से। ठीक है, लोकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है? पेरिफेरल हो सकता है, सब प्लूरल हो सकता है, या फिर मेजर जो है वो लोअर लोब्स इसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ऑटोइम्यून डिजीज है, या फिर ड्रग रिलेटेड भी हो सकती है कि किसी ड्रग की वजह से भी ये इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब ग्राउंड ग्लास जो अपीयरेंस है इसकी, ठीक है, ये वाली जो अपीयरेंस हमें नजर आ रही है इसकी वजह से हम कहते हैं कि डिजीज जो है वो एक्टिव है। ठीक है, अब ये नोड्यूल्स की टाइप्स हैं, इनको एक दफा देख लेना। ये हम वही वाले हैं कि जो प्लूरल नोड्यूल्स हैं, ये नॉन प्लूरल है, तो वो आगे हमें किस तरह के उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हम कहते हैं रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है या सेंटिलोबुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो हमें कहाँ पे किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन नजर आएगी। ये इस तरह एक दफा। अब हमारे पास है पेरिलिम्फेटिक नोड्यूल्स, तो ये कहाँ पे होंगे? जहां जहां लिम्फ वेसल्स पड़ी हुई हैं उसके साथ साथ जो नोड्यूल्स पड़े हुए हैं उनको हम कहते हैं पेरिलिम्फेटिक। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हम कहते हैं कि ये जो वेसल्स पड़ी हुई हैं इनके साथ ये वेसल आपको स्मूथ नजर नहीं आ रही, उसके साथ हमें छोटे छोटे से नोड्यूल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे अगर हम देखें तो ये, और हमें यही लग रहा है कि ये वेसल से निकले हुए हैं, लेकिन ये क्या है कि उस वेसल के एरिया में उसके साथ साथ पड़े हुए हैं। ठीक है, कि एक चैनल है उसके साथ साथ छोटे छोटे नोड्यूल्स पड़े हुए हैं, तो उसको हम कहते हैं पेरिलिम्फेटिक, उसके साथ उस एरिया में पड़े हुए, उसके इन्वायरमेंट उसकी सराउंडिंग में पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये वेसल है उसके साथ साथ, अब ये वेसल इस तरह से नहीं होती, कहीं पे थिन है, कहीं पे थिक है, कहीं पे बड़ा नोड्यूल है तो वो थिक नजर आ रही है, कहीं पे छोटा नोड्यूल है तो हमें थिन नजर आ रही है, कहीं पे नोड्यूल नहीं है तो वो वहां पे हमें नॉर्मल उसकी थिकनेस नजर आ रही होगी। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें ये वाली जो वेसल है इसके साथ हमें कोई नोड्यूल नजर नहीं आ रहा, इसके एरिया में पड़े हैं लेकिन वो हट की हैं। ठीक है, ये वाले जो नोड्यूल्स हैं ये हमें ऐसे ही लग रहा है कि ये वेसल से निकल रही हैं, लेकिन ये सारे जो है वो पेरिलिम्फेटिक नोड्यूल्स हैं। जैसे ये यहाँ पे ये सारी वेसल्स हैं।
अब रैंडम नोड्यूल्स होगा तो वो कहाँ होंगे? स्कैटर्ड फॉर्म में पूरे लंग टिश्यूज में पड़े हुए हैं। और ये जो इतने सारे छोटे छोटे नोड्यूल्स हैं, ये सारी एबनॉर्मेलिटी है, ये कोई नॉर्मल टिश्यूज नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका सेप्टा देखें तो वो हमें नॉर्मल नजर आ रही है या नहीं? नॉर्मल है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या है, टीबी में, ठीक है। तो हम कहते हैं ये सारे के सारे नोड्यूल्स पड़े हुए हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, रैंडम है कि हर जगह ये स्कैटर्ड फॉर्म में पड़े हुए हैं, लेकिन डिफ्यूज स्मॉल नोड्यूल्स के। जैसे यहाँ पे कुछ हमें नोड्यूल्स जो है वो बड़े नजर आ रहे हैं कि वो क्या होता है, 2-3 नोड्यूल्स जो वो आपस में इतने क्लोज पड़े हैं कि वो आपस में मिले हुए हैं, जिसकी वजह से हमें वो डिफ्यूज टाइप के स्मॉल नोड्यूल्स नजर आते हैं। अब अगर हम डीडी की बात करें तो आपने ये मेडिसिन और सर्जरी में पढ़ा होगा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, वो क्या होता है? कि एक दो डिजीजेस हैं। अगर हम पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो जब हम साइन एंड सिम्टम्स पूछते हैं तो हमें दोनों डिजीजेस लग रही होती है कि पेशेंट को शायद ये भी है, शायद ये भी है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उनके कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स होते हैं, फिर हम उनको देखते हैं कि पेशेंट को ये चीज है लेकिन ये नहीं है। तो फिर हम देखते हैं कि अगर ये है और ये नहीं है तो इन दोनों में से ये वाली डिजीज होगी, क्योंकि दोनों जो डिजीजेस है वो आपस में बहुत ज्यादा मिलती है। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि ये मेटास्टेसिस और फंगल इन्फेक्शन से मिलती जुलती होती है, कि दोनों में अपीयरेंस जो है वो सेम। क्योंकि जब हम मेट्स की बात करते हैं, जब बहुत ज्यादा स्कैटर्ड मेट्स पड़े होते हैं तो उसके अपीयरेंस भी ऐसी होती है। अगर छोटे छोटे मेट्स, अगर बड़े बड़े हैं तो आप डिफरेंशिएट कर लोगे, लेकिन अगर इसी तरह नोड्यूल टाइप के मेट्स पड़े हैं तो आप उसको डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा। फिर आप ये देखोगे कि अब मेट्स को और टीबी को अगर हमने डिफरेंशिएट करना आपस में, तो फिर इनके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स कौन से हैं। अब अगर पेशेंट को मेटास्टेसिस है तो पेशेंट के पीछे हिस्ट्री देखेंगे। अब डिफरेंशिएटिंग जब हम पॉइंट्स देखेंगे तो फिर हम ये देखेंगे कि मेट्स पेशेंट को किस वजह से हो सकते हैं। अगर वो वजह प्रेजेंट है तो फिर ये मेटास्टेटिक डिजीज है, अगर वो नहीं है तो फिर हम देखेंगे टीबी, टीबी के साथ एसोसिएटेड पॉइंट कौन सा है, अगर वो फुलफिल हो रहा है तो इट्स मीन पेशेंट को टीबी है। तो इसलिए हम ये जब भी कोई डिजीज करते हैं तो उसके साथ हम उसके डीडी करते हैं कि उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है। ये हम मेडिसिन और सर्जरी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आपने कोई डिजीज, जब आपके पास कोई सिनेरियो आता है, उस सिनेरियो की बेस पे आपने क्या करना होता है, डायग्नोज करना होता है कि पेशेंट को कौन सी डिजीज है, ठीक है। और वो डायग्नोज करने के लिए हमें उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस पता होने चाहिए। अब एसोसिएटेड जो एरिया होता है वहां पे कंसोलिडेशन और कैविटेशन भी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। अब अगर हम मेटास्टेसिस को देखें तो इसकी भी अपीयरेंस हमें थोड़ी थोड़ी उसके साथ मिलती जुलती नजर आती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मेट्स थोड़े पड़े हुए हैं, कहीं कहीं है, ठीक है, और ये थोड़े से बड़े हैं यहाँ पे अगर हम देखें। लेकिन अगर हम इनको देखें तो ये हमें टीबी से मिलती जुलती अपीयरेंस मिलती है। इसी वजह से हमने ये कहना है कि हमने मेटास्टेसिस डिजीज है अगर पेशेंट को, या कोई इन्फेक्शियस फंगल डिजीज है, या फिर टीबी है, तो उसको हमने डिफरेंशिएट कैसे करना है। ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी क्या होती है, कि जो ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज हैं उन्होंने जो साथ में जो वेसल्स पड़ी होती हैं उनको ऑब्सक्योर नहीं करना। पहली बात, पीछे जो हम नोड्यूल्स की बात कर रहे थे वो सारी जो है वो वेसल्स के साथ या पेरी वास्कुलर जो एरियाज है वहां पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये वाली जो अपीयरेंस है वो वेसल से हट के होगी, ठीक है। अब इसके डीडीज में अगर हम देखें तो हम कहते हैं एडीमा हो सकता है पेशेंट को, या ब्लड, या फिर एटिपिकल नमोनियाज वगैरह, कि इनकी जो अपीयरेंस है वो इसके साथ मिलती जुलती है। अगर यहाँ पे देखें, अब ये हमें छोटे छोटे ट्यूमर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम वेसल को या फिर हम एयरवेज चैनल्स को देखें तो वो हमें सेपरेट नजर आ रही है, ये वेसल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब वेसल्स के साथ हमें ट्यूमर एसोसिएटेड नजर नहीं आएंगे, और जो नेटवर्क आपके पास एयरवे चैनल्स हैं, ठीक है, वो भी आपको सेपरेट जो है वो पड़े हुए नजर आएंगे। ये जैसे ये वेसल्स आपको जो नजर आ रही हैं वो एसोसिएटेड नहीं है जो नोड्यूल्स हैं उनके साथ। तो हम यही कह रहे हैं कि जो हमारे पास उस एरिया में वेसल्स हैं या नेटवर्क चैनल्स हैं, उसके साथ जो ग्लास ओपेसिटीज आ रही हैं
ठीक है, वो एसोसिएटेड नहीं होंगी। जी, अगर निमोनाइटिस है पेशेंट को, तो फिर इसके अपीयरेंस जो है वो ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी की तरह की होगी, और साथ में सेंट्री लोबुलर नोड्यूल्स। अब ये क्या होंगे, कहाँ पे होंगे? मीन्स के लोब जो है पेशेंट के, और स्पेशली जो सेंट्रल लोब है उसमें होंगे, और इसके अपीयरेंस कैसी होगी? ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी की तरह, जो अभी हमने पीछे पढ़ी है। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि इसमें आगे चांसेस होते हैं कि आगे जाके ये फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाती है, और ज्यादातर ये पेरिफेरल होती है, और ज्यादातर ये किस में होती है? लोअर लोब्स में होती है। अपर लोब्स जो है इसमें कम इफेक्ट होती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये लोअर लोब में ये प्रेजेंट है, लेकिन अपर लोब जो है वो नॉर्मल है। ये भी लोअर लोब में प्रेजेंट है, लेकिन अपर लोब जो है इसकी नॉर्मल है। उसके बाद हमने कहा था कि ये पेरिफेरल होते हैं। पेरिफेरल मीन्स के जो पेरिफेरी एरियाज हैं बाउंड्रीज के साथ साथ, ठीक है, ये वाला जो एरिया है। अब पीछे अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जिनमें पेरिफेरीज नॉर्मल होंगे। कंसोलिडेशन में अपीयरेंस इस तरह की आती है। अब इसमें जब हमने फाइंड आउट करना है तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास पेशेंट की हिस्ट्री होती है कि पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी लोकेशन किस तरह की है और इसकी अपीयरेंस किस तरह की। अब लोकेशन के लिहाज से अगर हम देखें तो सबसे पहला अगर पॉइंट देखें तो इसको देख के हम क्या कहते हैं कि वेसल्स के साथ इसका इफेक्ट कैसा होगा? वेसल्स को ये छुपा देंगी या उसके साथ एसोसिएटेड होंगी, और हमें ये लग रहा होगा कि ये जो अपीयरेंस आ रही है, ये जो अब्नॉर्मलिटी आ रही है, ये मे बी वेसल से निकली हुई नजर आ रही है। ठीक है, जैसे मीन्स अब ये कह सकते हैं कि इसका जो स्प्रेड होता है वो वास्कुलर चैनल के साथ साथ हो सकता है, लेकिन ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी में हमने कहा था कि वास्कुलर चैनल से हट के होगा, उसके साथ उसका स्प्रेड नहीं होगा। ठीक है, अब ये मिलती जुलती किसके साथ होती है? जैसे हम कहते हैं लिम्फोमा है अगर पेशेंट को, या निमोनिया है, ठीक है, या एडिमा है। अब ये डिफरेंट टाइप की डिजीजेस हैं जिसके साथ इसकी एसोसिएशन हो सकती है कि उनके साथ ये मिलती जुलती है, लेकिन हर डिजीज की अपनी एक अपीयरेंस होती है। अब अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो ये हमें पिछली किसी भी डिजीज से मिलती जुलती नजर नहीं आएगी। ठीक है, तो इसी बेस पे हम उसकी अपीयरेंस को देख के हम करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं कि ये कौन सी डिजीज है। इसमें नोड्यूलर टाइप है, ये टीबी है, या इसमें कैविटेशन है, या इसमें कोई ओपेसिटी है, या फिर इसमें कंसोलिडेशन है। ठीक है, और कंसोलिडेशन में हमेशा पैच नजर आते हैं। पैच मींस कि एक एरिया जो है वो पूरा इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे जैसे अगर हम देखें तो ये पैच बना हुआ है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमें पैच नजर आ रहा है। बाकी टिश्यूज नॉर्मल होंगे, लेकिन जिस एरिया पे होगा वो पूरे का पूरा जो पैच है वो इफेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिटी के जो इमेजेस थे वो खत्म हो जाते हैं।